हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताया था। आइए देखते हैं इसकी अगली टॉपिक वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण के बारे में। तो ध्यान से समझें, वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह एक केस स्टडी है जो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण दिल्ली में किया गया एक अध्ययन। तो ध्यान से इसको समझें। वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है। ठीक है, तो दिल्ली में वाहनों की संख्या जो है वह काफ़ी अधिक है, जिसके कारण दिल्ली जो है वायु प्रदूषण के मामले में देश में सबसे अधिक मात्रा में जो वायु प्रदूषित वाला शहर है वह दिल्ली है। यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जितने वाहन हैं या उससे अधिक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गुजरात और पश्चिम बंगाल में जितने वाहन हैं उनकी संख्या से भी अधिक जो है दिल्ली में वाहन हैं। सन 1990 के एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1990 में एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसमें दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा था। ठीक है, तो विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगर उसमें लिए गए थे, जिसमें दिल्ली का स्थान चौथा स्थान था। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला इतना खतरनाक हो गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण दिल्ली में जो है इतना खतरनाक हो गया है कि इसके लिए नागरिकों ने एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और न्यायालय ने भारत सरकार से एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने कड़ी निंदा की इसकी और भारत सरकार को यह आदेश दिया कि एक फिक्स टाइम पीरियड में इसका उचित उपाय करे। यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में अपने कहा कि सभी सरकारी वाहन यानी बसों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी का प्रयोग किया जाए। वर्ष 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2002 में दिल्ली के सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि सीएनजी डीजल से बेहतर क्यों है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी बसों को सीएनजी कर दिया जाए, तो आखिर ऐसा क्यों है कि डीजल की जगह पे सीएनजी का यूज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है? देखिए इसका क्या रीजन है। इसका उत्तर है कि वाहन में सीएनजी सबसे अच्छी तरह जलता है। ठीक है, वाहनों में सीएनजी जो है वह सबसे अच्छी तरह जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच जाता है। ठीक है, तो सीएनजी जो है वाहन में 100% नहीं जलता है, लेकिन डीजल से बेहतर जलता है और जलने के बाद बहुत कम मात्रा में बचता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, डीजल और पेट्रोल जो है कंप्लीटली नहीं जलते हैं। इसके अलावा यह पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल से सीएनजी क्या होता है? सस्ता होता है। चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता है और पेट्रोल तथा डीजल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसकी विशेषता देख रहे हैं सीएनजी का कि डीजल और पेट्रोल से सस्ता होता है। ठीक है, चोर इसका चोरी नहीं कर सकता है, इसको मिक्सिंग नहीं की जा सकती है। सीएनजी में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या, ठीक है, सीएनजी में परिवर्तित करने में जो मुख्य समस्या है
इसे वितरण स्थल, ठीक है, इसे वितरण स्थल अर्थात पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाइयों को लेकर और इसकी आबाधित सप्लाई करने की है। ठीक है, तो सीएनजी की जो मुख्य समस्या है वह यह समस्या है इसके वितरण में, कि सीएनजी पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत होती है, पंप तक पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत होती है, यही इसकी मुख्य समस्या है। साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के जो अन्य उपाय किए गए वे यह है कि पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना। ठीक है, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें शहर से हटा देना। शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, कम गंधक अर्थात सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सरकारी बसों को डीजल पेट्रोल के जगह पे सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके अलावा उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे वहाँ से हटा दिया जाए, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाए, कम गंधक सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना आदि है। भारत सरकार ने एक नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किया। ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए, ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। ठीक है, तो ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। उदाहरण रूप में देखें, यूरो सेकेंड मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर, यूरो सेकेंड मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशः 305 और 150 ppm पार्ट्स प्रति मिलियन करना चाहिए। ठीक है, तो यूरो सेकेंड मानक के अनुसार जो डीजल और पेट्रोल में गंधक है उसको नियंत्रित करके, ठीक है, कितना करना है, 305 और 150 ppm तक करना चाहिए। संबंधित ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी मात्रा जो है कम करके 42% पर सीमित करना चाहिए। मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के स्तर पर लाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसके अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक की मात्रा को कम करके 50 ppm पर लाकर टारगेट को जो है 35% के स्तर पर लाना चाहिए। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंजन्स हैं उनको भी वाहन ईंधन के अनुसार कन्वर्ट करना होगा। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी सुधार करना पड़ेगा। भारत स्टेज सेकेंड जो यूरो सेकेंड मानक के तुल्य है और जो अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में लागू है, वह 1 अप्रैल 2005 से पूरे देश में सभी स्वचालित वाहनों में लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 से ऊपर वर्णित सभी 11 शहरों में सभी स्वचालित वाहनों और ईंधन, पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन मानक यूरो 3 होना चाहिए था और 1 अप्रैल 2010 के लिए यह यूरो 4 निर्धारित किया गया है।
ठीक है। देश के अन्य सभी भागों में 2010 तक यूरो 3 मानक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखें। दिल्ली में किए गए इन प्रयासों को धन्यवाद, जिसके कारण यहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। एक आकलन के अनुसार सन 1997 टू 2005 तक दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में काफी गिरावट आई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आंकड़ों के अनुसार 1997 से लेकर 2005 तक देखा जाए तो दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल में स्तर में काफी गिरावट आई है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। ठीक है, भारत में तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1981 में भारत में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, लेकिन जो है इसमें संशोधन 1987 में किया गया और इसमें शोर को भी, नॉइज को भी वायु प्रदूषण में सम्मिलित कर लिया गया। शोर, नॉइज एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है। शोर क्या है? शोर जो है एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि है। हम आनंद और मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए हैं। ठीक है, आनंद और मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक और कारकीय या शारीरिक क्रियात्मक विकार पैदा होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो तेज साउंड है उसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक, कारकीय और शारीरिक क्रियात्मक डिसऑर्डर पैदा होते हैं। जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा उत्सव और उतना ही अधिक शोर। किसी जेट वायुयान या रॉकेट के उड़ान के समय उत्पन्न अति उच्च ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से कर्णपटह अर्थात ईयर ड्रम, कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी जेट वायुयान या रॉकेट के उड़ान के समय जो आवाज पैदा होता है, जिसकी ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक होती है, अगर यह ध्वनि कुछ समय के लिए सुना जाए तो हमारे कान के अंदर का जो ईयर ड्रम है, पर्दा है, वह क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण व्यक्ति के जो सुनने की क्षमता है वह सदा के लिए नष्ट हो सकती है। शहरों की अपेक्षाकृत निम्न ध्वनि स्तर के दीर्घकालिक उद्भाषण के कारण भी हमारी सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शहरों की अपेक्षाकृत निम्न ध्वनि स्तर, अगर बहुत कम साउंड जो है लंबे समय तक मिलता रहे तो उसके कारण भी हमारे सुनने की क्षमता जो है अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। शोर के कारण अनिद्रा, हृदय हार्ट बीटिंग का बढ़ जाना। ठीक है, तो शोर के कारण जो है अनिद्रा, नींद नहीं आती है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाता है, श्वसन के तरीकों में परिवर्तन आदि से मनुष्य पीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो शोर के कारण अनिद्रा, हार्ट बीटिंग का बढ़ जाना, श्वसन के तरीकों में परिवर्तन आदि से मनुष्य पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण वह काफी तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शोर के कारण जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है, अनिद्रा हो जाती है, श्वसन के तरीकों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे मनुष्य पीड़ित हो सकता है और जिसका यह इफेक्ट होता है कि मनुष्य जो है काफ़ी तनाव की स्थिति में रहता है। हम जानते हैं कि
शोर प्रदूषण के कई खतरनाक प्रभाव होते हैं। ठीक है, जो शोर है, यह जानते हुए कि शोर प्रदूषण के कई खतरनाक प्रभाव होते हैं, क्या आप अपने आसपास के अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का पता लगा सकते हैं, जिसे किसी को आर्थिक हानि पहुंचाए बिना तत्काल कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शोर प्रदूषण जो है वह कई खतरनाक प्रभाव होते हैं। आप जो है अपने आसपास के अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का पता लगा सकते हैं, जिसे किसी को आर्थिक हानि पहुंचाए बिना तत्काल कम किया जा सकता है। हमारे उद्योगों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग कर या ध्वनि ढककर इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो उद्योगों में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थों का यूज होता है, या फिर ध्वनि को ढककर इसे कम किया जा सकता है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन किया जाता है। ठीक है, तो अस्पताल या फिर स्कूल के आसपास जो है वहाँ पे हॉर्न बजाने के लिए मनाही होती है। हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन किया जाता है। पटाखे और लाउडस्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, ठीक है, पटाखे और लाउडस्पीकर के लिए एक साउंड की लिमिट निर्धारित कर दी जाती है। लाउडस्पीकर के लिए समय सीमा तय करके, लाउडस्पीकर कब तक बजाया जा सकता है उसके लिए टाइम पीरियड निर्धारित करके, ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर और उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपाय थे जिसके द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण से अपने आप को आप बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए जो है ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग करना, ध्वनि ढककर कंट्रोल करना, अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन करना, पटाखे और लाउडस्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर लागू करना, लाउडस्पीकर के लिए समय सीमा तय करना ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सके, आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर और उसे लागू करके ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कैसे जो है आप वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं। यह एक केस स्टडी था जो दिल्ली में किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जल प्रदूषण की चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।